अब ये डिस्टेंस किसके किसके बीच में है, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस जो है ये एक तरफ अर्थ और दूसरे तरफ सन के बीच की दूरी की बात की जा रही है, मतलब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सन बीच में है और अर्थ उसके किनारे किनारे चक्कर काट रहा है, लेकिन हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि वो कोई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, गोल गोल नहीं घूमता है, बल्कि वो एक तरह से ओवल ऑर्बिट है या दीर्घाकार ऑर्बिट है। तो जाहिर सी बात है कि कभी ऐसा समय आता होगा कि जब सन और अर्थ के बीच की दूरी कम हो जाती होगी, और वहीं ऐसा समय भी आता होगा जब सन और अर्थ के बीच की दूरी बढ़ जाती होगी। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम, सन और अर्थ के बीच की दूरी जो है वो कभी 147 मिलियन किलोमीटर इतना कम हो जाता है, मतलब इतने तक आ जाता है, और कभी कभी ये बढ़ के 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। इसका मतलब सन और अर्थ के बीच की दूरी जो है इसी के मध्य रहती है, 147 से 152 मिलियन किलोमीटर के बीच में। तो 147 मिलियन किलोमीटर है, इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सन और अर्थ जो हैं या सूर्य और पृथ्वी जो हैं इस समय बहुत पास पास होंगे। पास पास वाली अगर आप तारीख देखें तो पास पास वाली तारीख जो है वह 3 जनवरी की है। हर वर्ष 3 जनवरी को ये दोनों सबसे पास में होते हैं, और जब सबसे दूर की बात करिएगा तो वो हमारी है फार वाली, वो है आपकी 4 जुलाई के आसपास की। इसका मतलब हर वर्ष हर साल 4 जुलाई को सन और अर्थ के बीच की दूरी जो है वो मैक्सिमम होती है। अब मैक्सिमम वाली जो दूरी है इसी के लिए एक टर्म हम लोग अप्लाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं एपीलियन, और जब पास होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिहिलियन। अब ये थोड़ा हमारे समझ से उल्टा है। अब हमारे समझ से उल्टा कैसे है, आमतौर पे हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में आएगा यार 3 जनवरी की बात कर रहे हैं, 3 जनवरी को तो हम लोग ठिठुरते रहते हैं। अब 3 जनवरी को अगर ठिठुर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आता होगा कि हो ना हो इस दिन सूर्यास्त कम पड़ना चाहिए तभी ठिठुरन है, और 4 जुलाई को हम लोग पसीना बहा रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में फिर से आएगा कि 4 जुलाई को हो ना हो सन और अर्थ के बीच की दूरी मिनिमम हो जानी चाहिए। तो ये जो हमारा दिमाग जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है। अर्थ एज अ होल की बात करेंगे तो उसमें दक्षिणी गोलार्ध भी आता है, और जब अर्थ एज अ होल की बात करिएगा तो हमें ये तारीखें मिलती हैं। नियर वाली कब है 3 जनवरी की, और फार वाली कब है 4 जुलाई की। तो जाहिर सी बात है 147 मिलियन किलोमीटर या जब सन और अर्थ के बीच की दूरी जब कम होगी तो ऐसे में क्या होगा, इंसोलेशन की मात्रा बहुत अधिक होगी, मतलब अर्थ पे सूर्य तप बहुत अधिक अमाउंट में आएगा। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए ये वाली स्थिति है जब सन और अर्थ बहुत दूर हैं, तो ऐसे में जो इंसोलेशन होगा वो बहुत कम पड़ेगा। तो ये हमारे 6 फैक्टर थे जो कि एक तरह से निर्धारित कर रहे थे, एक तरह से डिटरमिन कर रहे थे कि कहाँ पे कितना इंसोलेशन आमतौर पे जनरली पड़ना चाहिए, कितना पड़ना चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स से हम लोग साबित करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इसको डेटा में देखना चाहें तो जो ट्रॉपिकल रीजन है या जैसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, जो कि लगभग 10 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, दोनों ही हेमिस्फीयर में, दोनों ही गोलार्धों में ये ट्रॉपिकल रीजन माना जाता है। ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप इंसोलेशन की बात करें तो इट इज नियरली 320 वॉट, वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर है ये ट्रॉपिकल रीजन में। जबकि दूसरी तरफ अगर आप पोलर एरिया की बात करिएगा या ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो ये घट के आ जाता है लगभग 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर।
दोनों में बहुत का डिफरेंस है। अगर आप देखें ये कहाँ ये 70 है, कहाँ ये 320 है, 4 गुना से भी ज़्यादा। तो इतने का अंतर है अगर आप इंसोलेशन की बात करें तो, ये डिफरेंस है इतना का। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ये हेडिंग आ जाती है, हम लोग हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, वो भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हीट बजट की बात कर सकें। चलिए अगला हेडिंग हम लोग देखें, हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। अब जब तापन एवं शीतलन की बात करते हैं तो इसमें कुल टोटल 4 प्रोसेसेस हैं या 4 क्रियाएं हैं जो कि जिसके बारे में हमें जानना होता है। सबसे पहला वाला जो है वो है रेडिएशन या विकिरण। विकिरण के द्वारा वायुमंडल का तापन या शीतलन जो भी हो रहा। दूसरा है हमारा कंडक्शन, या जैसे हम लोग यहाँ पे संचालन बोल रहे हैं, ये विकिरण है। तीसरा है हमारा कन्वेक्शन, या जैसे हम लोग संवहन बोल रहे हैं। और चौथा है हमारा एडवेक्शन, जिसे हम लोग अभिवहन बोल रहे हैं। ये 4 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले रेडिएशन की बात की जाए। रेडिएशन की एक खास बात क्या होती है कि रेडिएशन के लिए कभी भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर रेडिएशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना है, अगर जाना है, तो उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिक्वायर्स नो मीडियम एट ऑल। आमतौर पे जब हम लोग रेडिएशन की बात करते हैं तो फिर से रेडिएशन कहाँ से आ रही है? सन से। सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जो होती हैं SR, इस तरह से हम लोग इसे सोलर रेडिएशन को SR लिख रहे हैं। सोलर रेडिएशन की क्या क्या खासियत है? सोलर रेडिएशन की खासियत जो कि हमने अपने पहले और दूसरे लेक्चर में देखा था कि सोलर रेडिएशन जो आ रही हैं वो कैसी होती हैं? शॉर्ट वेवलेंथ वाली, या जिनका तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होता है। तो सोलर रेडिएशन कैसी हैं? शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ की जो भी रेडिएशंस आती हैं उनके लिए हमारा वायुमंडल कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। तो इसका मतलब सोलर रेडिएशन अपना आज़ादी से आ सकती हैं। कहाँ पे आ रही हैं? अर्थ के सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे पहुँच गई। अब जब पृथ्वी की सतह पे पहुंच गई उसके बाद टकरा के फिर वो वापस जाने लगती हैं। जब वो टकरा के जाने लगती हैं तो हम लोग अब उनको क्या बोलते हैं? अब हम लोग उसको बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या हिंदी में जिसे बोलते हैं भौमिक। टेरेस्ट्रियल को हिंदी में भौमिक बोलेंगे या भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की खासियत क्या होती है कि वो हो जाएगा अब शॉर्ट के बदले में लॉन्ग वेवलेंथ वाला। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब क्या है कि अब जो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए जो वायुमंडल ट्रांसपेरेंट था या पारदर्शी था, अब लॉन्ग वेवलेंथ के लिए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, बल्कि रेडिएशंस जो नीचे से वापस जा रही हैं उनको रोकता है कि नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। क्या हो जा रही हैं? ओपेक।
अब अगर मान लीजिए रेडिएशंस नीचे से जो जा रही हैं वापस, जिनको हम लोग भौमिक विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोल रहे हैं, और उसको कुछ चीज़ें रोक रही हैं। कौन रोक रहा है? ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले और दूसरे लेक्चर में। कौन रोक रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज आप रिवाइज करिएगा कौन कौन सी हैं? CO2 है, CH4 है, मीथेन, इसके अलावा वाटर वेपर है। ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये क्या करती हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो नीचे से वापस जा रहा है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे शुरू हो रहा है क्या? हीटिंग का प्रोसेस। अब हीटिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है तो क्या है? ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं ज़्यादातर भारी होती हैं, और ये कहाँ पे भारी चीज़ कहाँ रहती है? हमेशा निचले वायुमंडल में या लोअर एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमें कहाँ दिखता होगा? लोअर एटमॉस्फेयर में या निचले वायुमंडल में। जैसे जैसे आप मिडिल एटमॉस्फेयर या अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे वैसे वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें कम मिलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ही ज़्यादा वहाँ का वायुमंडल या वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म। तो इससे एक और चीज़ क्या साबित हो गई कि निचला वायुमंडल गर्म और ऊपरी वायुमंडल या अपर एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से ठंडा। तो इसका मतलब क्या है कि एज वी गो फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज। इससे ये साबित हो रहा है। और मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, दूसरे लेक्चर में याद होगा आपको, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर की बात कब आई थी? जब हम लोग ट्रोपोस्फियर पढ़ रहे थे या क्षोभ मंडल पढ़ रहे थे। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि धीरे 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 करके तापमान घटता है, और उसका एक कारण यहाँ पे आपके सामने है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि क्लाइमेटोलॉजी में कभी भी एक फिनोमिना के लिए सिंगल रीज़न नहीं होता, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। नॉर्मल लैप्स रेट क्यों होता है उसका देखिए एक कारण आपके सामने है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या भौमिक विकिरण है उसको रोकने का कार्य किया जाता है, और उसको जो लोग रोकते हैं वो ज़्यादातर निचले वायुमंडल में ही पाए जा रहे हैं, लोअर एटमॉस्फेयर में। इस वजह से लोअर एटमॉस्फेयर इज़ वार्मर देन द अपर एटमॉस्फेयर। ये रहा हमारा रेडिएशन से क्या क्या हो रहा है। अब आ जाइए सेकंड फैक्टर, सेकंड की बात की जाए, हीटिंग और कूलिंग में कौन योगदान दे रहा है? दूसरा है कंडक्शन। जो भी सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया, अब अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया तो जाहिर सी बात है पृथ्वी की सतह को हीट करने का कार्य शुरू हो गया है। अब पृथ्वी की सतह को अगर हीट करने का कार्य शुरू हो गया है तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है हीट का ट्रांसफर, ऊष्मा का स्थानांतरण। कहाँ से कहाँ? एक गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ। कंडक्शन हमेशा तभी होता है जब दो बॉडी आपस में सटी हुई हो, चिपकी हुई हो। अगर अलग अलग हैं तो कभी भी कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन के लिए प्राइम मोस्ट क्राइटेरिया क्या होता है? दोनों बॉडीज आपस में टच कर रही हो तभी कंडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब कंडक्शन किसके किसके बीच में? कंडक्शन ये रहा अर्थ का सरफेस क्योंकि गर्म हो रहा है, और उसके ऊपर ये रहा एयर। वैसे तो एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वायु एक बहुत ही खराब चालक मानी जाती है हीट की, लेकिन फिर भी कुचालक तो नहीं है, इंसुलेटर तो नहीं है, भले ही खराब है तो थोड़ा बहुत तो हीट जरूर कंडक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे गर्म यहाँ पे क्या है? अर्थ का सरफेस हो गया। उसके बाद एयर में कुछ कंडक्शन हुआ तो यहाँ पे उसके बाद ये कुछ तापमान हुआ। उसके बाद और ऊपर जब एयर की बात करिएगा तो और एयर में फिर कंडक्शन होगा, लेकिन क्या एयर तो पुअर कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है नीचे वाली जितना यहाँ पे तापमान होगा उससे कहीं कम तापमान फिर यहाँ होगा। उसके बाद इसके और ऊपर लेयर में और भी कम तापमान मिलेगा। क्यों? क्योंकि एयर कंडक्ट नहीं कर रही है अच्छे से हीट को। तो फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं? फिर से हम लोग यही देख रहे हैं कि वायुमंडल की जो निचली परत है, लोअर लेयर, वो सबसे गर्म, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या हो रहा है? कमी आते जा रही है। अगेन देखिएगा, एक बार हमने यहाँ से नॉर्मल लैप्स रेट प्रूव किया, अब ये देखिए आपके सामने दूसरे तरह से हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट प्रूव कर रहे हैं कि क्यों सामान्य ताप ह्रास दर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपके सामने दूसरा रीज़न दिख रहा है। यहाँ पे हमने कंडक्शन भी देखा, तो कंडक्शन में क्या हो रहा है कि सबसे नीचे वाली परत सबसे गर्म, उसके बाद कम और कम और कम और कम। इसके बाद आ जाइए कन्वेक्शन पे। बेसिकली कन्वेक्शन क्या है? संवहन। इसको समझने के लिए एक हम लोग छोटा सा काम करेंगे। एक ग्लास वाला बीकर ले लीजिए। ग्लास वाला बीकर का मतलब जो हमें केमिस्ट्री लैब में या स्कूल में जो लैब हुआ करता था और ग्लास की जो बीकर मिलती थी, उसके नीचे एक स्टोव लगा दीजिए और उसको गर्म करिए। उसमें पानी भर दीजिएगा, पानी डाल के अब उसको गर्म करना। जब आप फ्लेम ऑन करिएगा तो क्या होगा? सबसे पहले जो गर्म होगा वो कौन होगा? जो नीचे की लेयर्स हैं। वो पानी जो कि सबसे निचले लेयर में होगा, सबसे पहले वो गर्म होगा। अब अगर पानी गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? पानी गर्म होने का मतलब है कि आपने उसको एनर्जी दे दी। एनर्जी दिया तो जाहिर सी बात है पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बाद वो दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। अगर दूर दूर भागना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम, आयतन बढ़ जाएगा वहाँ पे। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हमें बहुत अच्छे से पता है D = m/v, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर भार बटा आयतन। तो आपने क्या किया? यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा दी। वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा तो D क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी कम या घनत्व कम। अब किसी चीज़ का घनत्व आप कम कर देंगे तो क्या होगा? वो चीज़ हल्की हो जाती है, और जो चीज़ हल्की होती है ऊपर उठती है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो नीचे का लेयर ऑफ वाटर है ये गर्म होके अभी क्या हल्का हो गया है, और हल्का होके अब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। यही होना है, ऊपर की तरफ गया। अब दूसरी तरफ क्या है? यहाँ जो टॉप का जो लेयर है, यहाँ जो ऊपर वाली जो परत है, ये अभी क्या है? ये अभी ठंडी है। जो चीज़ ठंडी होती है वो भारी होती है। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम घेरेगी तो D बढ़ जाएगा भाई, तो भारी होगी। तो जो चीज़ ठंडी होती है वो क्या होता है? वो नीचे आती है। इसका मतलब जल का या वाटर का ऊपर जाना और नीचे आना उस बीकर में दोनों साथ साथ चल रहा है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक इस पूरे वाटर का तापमान, मतलब बीकर में जितना भी आपने पानी लिया है पूरे का तापमान एक समान ना हो जाए। मान लीजिए जैसे 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, ये तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा जब तक ये पूरा वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए। तो ये जो इस तरह से जो करंट बन रहा है, करंट किसको बोलते हैं? जब हम लोग अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ये जब हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है, या वाटर में भी बोल सकते हैं, जब एटमॉस्फेयर में होता है इस प्रकार की प्रक्रिया तो हम उसको संवहनीय धारा या कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। तो ये था एग्जाम्पल। अब एक्चुअल में देख लेते हैं क्या है भाई। तो देखिए, ये रही पृथ्वी की सतह, दोपहर हुई, अच्छी खासी इंसोलेशन। अब इंसोलेशन पड़ेगा तो जाहिर सी बात है जो सतह है वो गर्माएगी। अर्थ का सरफेस अगर गर्म होगा तो भले ही एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है, फिर भी कुछ ना कुछ तो कंडक्ट करेगा ही। तो इसका मतलब क्या है कि वायु जो है, जो कि निचली परतों में पाई जा रही है, वो भी थोड़ी बहुत अब गर्म हो जाएगी। तो दूर दूर भागेगी, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन, और वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो D कम हो जाएगा। इसका मतलब एयर हो गई हल्की, और एयर अगर हल्की हो जाएगी तो अब क्या करिएगा? उसको आप ऊपर जाना शुरू कर देंगे। यही होना है भाई, ये गई ऊपर। दूसरी तरफ नॉर्मल लैब सेट हम लोग पहले से जानते हैं, जितना ऊपर जाएगा उतना ठंडा मिलेगा। तो ऊपर की जो ठंडी हवा है वो क्या होगी? वो दूसरी तरफ वो नीचे आना शुरू, वो नीचे आ रही, सिंक कर रही है। तो इसका मतलब एक साइड से हमें क्या दिख रहा है? कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें एक और क्या दिख रहा है? कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं संवहनीय धारा या कन्वेक्शन करंट्स।
कन्वेक्शन करंट्स। अब इसमें अगर आप एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, और वो ये है कि जब यहाँ से एयर ऊपर जा रही है ऐसे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस या खाली जगह क्रिएट हो रहा है। खाली जगह, उस खाली जगह को भरने के लिए इधर से और इधर से दोनों साइड से एयर आएगा, एयर के मॉलिक्यूल्स। भाई खाली स्थान मिला तो सब लोग आ जाते हैं भाई नहीं भरने के लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक सर्किट बनता हुआ जैसा दिख रहा है। सर्किट कैसे बनता हुआ दिख रहा है, अब आप ध्यान से देखें, यहाँ से एयर जा रही है ऊपर, यहाँ से हमें नीचे अब आती हुई दिखाई पड़ रही है, और यहाँ की एयर जो है वो इधर जो खाली जगह है वो लेती हुई दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे जब एयर यहाँ पे सिंक करेगी तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है, और इसको भरने के लिए ये तो हमें कुछ सर्किट्स दिखाई पड़ते हैं जो कि इस तरह से क्लोज सर्किट कुछ। ये हो गए हमारे कन्वेक्शन सर्किट्स, एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं। कन्वेक्शन करंट्स कौन से हो गए, जो ऊपर जा रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि भाई ऊपर कौन जा रहा है, गर्म हवा जा रही है ना। तो गर्म हवा अगर ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन कैसे, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स अपर लेयर्स, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे भी तो आ रहा है। ऊपर से नीचे क्या चीज़ आ रही है, ऊपर से नीचे ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग में हेल्प कर रहा है। मतलब कन्वेक्शनल करंट्स क्या करते हैं, ये एक तरह से मिक्सिंग करवाते हैं। मिक्सिंग कैसे, नीचे की गर्म हवा ऊपर जा रही है और ऊपर की ठंडी हवा जो वो नीचे की तरफ आ रही है। अब आ जाते हैं चौथे वाले पे। जो चौथा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडवेक्शन या अभिवहन। अगर आप पहले वाला देखें रेडिएशन, दूसरा वाला देखें कंडक्शन, तीसरा वाला देखें कन्वेक्शन, इन तीनों में ही अगर आप ध्यान देंगे, इन तीनों में ही वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है हीट का। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर या क्षैतिज स्थानांतरण की बात नहीं की है। एडवेक्शन या अभिवहन वो प्रोसेस है जिससे हीट का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की तरफ, हॉरिजॉन्टल। ये ट्रांसफर हो रहा है हीट का। अब ये ट्रांसफर कैसे हो सकता है, ये ट्रांसफर करने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं जो कि हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक है ट्रांसफर बाय द एयर या विंड, एयर ना बोला जाए, विंड बोला जाए। इसका मतलब एडवेक्शन दो कर सकते हैं। दो कौन कौन से हैं, एक है विंड और दूसरा है हमारे ओशन करंट्स। इसको हम लोग इधर डिटेल में देख लें। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडवेक्शन कराने के दो तरीके, या दो लोग भाग ले रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। एडवेक्शन के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, एक हैं विंड्स। अब विंड्स कौन से, जैसे सरफेस विंड्स, मान लीजिए सतही पवनें, जो प्लेनेटरी विंड्स या भूमंडलीय पवनें जिसे बोलते हैं, ठीक। अब वो क्या, वो सतह, आगे हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि भूमंडलीय पवनें या टाइप ऑफ विंड्स में। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि विंड्स क्या कर रही हैं। विंड्स आमतौर पे हॉरिजॉन्टल ब्लो कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल ब्लो है तो विंड बोलते हैं, अगर वर्टिकल ब्लो है, वर्टिकल, तो हम लोग उसको करंट की संज्ञा देते हैं। तो जब भी हम लोग विंड की बात करेंगे तो हमेशा हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हो ना हो ये हॉरिजॉन्टल फ्लो की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग विंड्स की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की। विंड्स क्या करती है, अब जैसे मान लीजिए इक्वेटोरियल एरियाज हैं या ट्रॉपिकल एरियाज हैं। अगर इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एरियाज, या जिसको हम लोग विषुवत रेखीय या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से अगर मान लीजिए विंड चल रही है किधर, टुवर्ड्स द सब पोलर या पोलर एरियाज की तरफ, तो वो विंड क्या करके लेके जाएगी, वो विंड अपने साथ ऊष्मा या हीट एनर्जी लेके जाएगी किधर, ठंडे जगहों की तरफ। तो हीट का ट्रांसफर कर दिया।
इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई विंड जस्ट अपोजिट, जैसे ब्लिजर्ड है, ठीक, जैसे मान लीजिए साइबेरियाई क्षेत्र से या ठंडे जगहों से, सपोज मान लीजिए आर्कटिक क्षेत्र है, इधर एंटार्क्टिका क्षेत्र है, अगर इन जगहों से टुवर्ड्स द इक्वेटर या टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल एरिया अगर कोई पवन आ रही है, अगर कोई विंड आ रहा है, तो वो क्या कर रही है, अपने साथ ठंडक लेके आएगी। तो इसका मतलब ठंडक का स्थानांतरण कर रही है। तो क्या हो रहा है, विंड क्या कर रही है, गर्म से ठंडे जगह की तरफ और ठंडे से गर्म जगह की तरफ हीट की मिक्सिंग हो रही है। लेकिन ये मिक्सिंग किस प्रकार की है, ये मिक्सिंग हॉरिजॉन्टल वाली है, यही यहाँ पे खास है। विंड्स, इसके अलावा फर्दर आप देखिएगा एयर मासेस भी होते हैं, या जिसे हम लोग हिंदी में वायु राशियाँ बोलते हैं। एयर मासेस भी हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है ओशन करेंट्स, जिसे हम लोग महासागरीय धाराएं बोल रहे हैं। महासागरीय धाराएं भी वही कार्य करती हैं जो कि हमारी विंड्स कर रही हैं। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। जैसे वे महासागरीय धाराएं जो कि गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाएंगी, तो वो क्या करेंगी, वो अपने साथ गर्माहट लेके जाएंगी या वार्मथ लेके जाएंगी। उसी तरह से वो ओशन करेंट्स जो कि कोल्डर एरिया से या पोलर या सब पोलर एरिया से अगर मान लीजिए ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल एरिया की तरफ आ रही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने साथ ठंडक लेके आएंगे। तो फिर से हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो ओशन करेंट्स और विंड्स, ये दो मेन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एडवेक्शन में सहयोग करते हैं, एडवेक्शन में हेल्प करते हैं। आमतौर पे विंड जो है, मान के चलिएगा अगर एडवेक्शन की बात करते हैं तो 75% के आसपास उनका योगदान होता है, और ओशन करेंट्स का करीब करीब 25% का योगदान है। तो ये था किस तरह से एटमॉस्फेयर का हीटिंग और कूलिंग होता है, जिसमें हमने 4 प्रोसेस देखे थे। सबसे पहला देखा था रेडिएशन या विकिरण किस तरह से हो रहा है, जिसमें हमने सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल की बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कंडक्शन में, आमतौर पे कंडक्शन या जो संचालन वाला जो दूसरा हमने प्रोसेस देखा था, उससे हीट का ट्रांसफ़र बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन चारों प्रोसेसों में सबसे कम योगदान किसका है हीट एक्सचेंज में, सबसे कम, तो दैट इज़ कंडक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, संचालन से सबसे कम स्थानांतरण होता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला जो था, जिसको हम लोग कन्वेक्शन या संवहनीय धाराएं, जिसको हमने अच्छे से समझा। इसके बाद चौथा वाला था हमारा एडवेक्शन, या जिसे हम लोग अभिवहन बोल रहे थे। ये हमारे 4 प्रोसेसेस हैं। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हीट बजट की बात करेंगे या ऊष्मा बजट की, और हीट बजट पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से हमारे वायुमंडल में टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। Thank you.